प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि और औद्योगिकीकरण की समस्या पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनिएगा। रंगभूमि और औद्योगिकीकरण की समस्या। रंगभूमि और औद्योगिकीकरण की समस्या। इस इकाई की जो रूपरेखा है, इसमें सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे, फिर प्रस्तावना, उसके बाद औद्योगिकीकरण तथा भारत में उसका महत्व देखेंगे, फिर उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु, सूरदास का विरोध, मिस्टर चांदसेवक के तर्क, प्रेमचंद का दृष्टिकोण, मिस्टर चांदसेवक एवं सूरदास का संघर्ष, अंग्रेजी राज्य की भूमिका, सारांश, कुछ अभ्यास प्रश्न किया जाएगा। फिर उसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए उद्देश्य देखते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों की जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमें गोदान के बाद रंगभूमि, जो कि 1925 का है, हमें याद आता है। एक तो इसलिए कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है, दूसरे प्रेमचंद का यह अंतिम उपन्यास है जिसे उन्होंने पहले उर्दू में लिखा था, बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया। तीसरे, इस उपन्यास में प्रेमचंद ने औद्योगिकीकरण की समस्या को पहली बार चित्रित किया। इस इकाई में हम भारत में औद्योगिकीकरण की परिस्थितियों के संदर्भ में रंगभूमि का विश्लेषण करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि रंगभूमि की मुख्य विषय वस्तु औद्योगिकीकरण बनाम ग्राम समाज को पहचान सकेंगे। हम प्रेमचंद जिन कारणों से औद्योगिकीकरण का विरोध करते हैं उनका विश्लेषण कर सकेंगे। औद्योगिकीकरण अंग्रेजी राज्य का समर्थन है, उसका विरोध ही नहीं, इस बात की चर्चा कर सकेंगे। और इतने विरोध समर्थन संघर्ष के बावजूद देश में औद्योगिकीकरण बढ़ने की स्थिति का विवेचन कर सकेंगे। प्रस्तावना अर्थात भूमिका। प्रेमचंद ने 1 अक्टूबर 1922 से रंगभूमि लिखना शुरू किया। 12 अगस्त 1924 तक पूरा उपन्यास लिख लिया गया। 1 जनवरी 1925 में यह पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद प्रेमचंद ने यह उपन्यास लिखा। इस उपन्यास के बीच प्रेमचंद को एक अंधे भिखारी से मिले। वाराणसी में इस समय एक और विवाद भी चल रहा था। इसकी पृष्ठभूमि भी सरकार द्वारा शिवपुर के पास खेती के ज़मीन को टकों के दाम लेकर उद्योगपतियों को देना। जिन लोगों की ज़मीन हथियाई गई थी उन्हें बड़ा क्रोध आया था। इसका प्रभाव जनता पर भी पड़ा। कुछ समालोचकों का विचार है कि इस वाद विवाद को लेकर ही प्रेमचंद ने रंगभूमि लिखा। कलम का मजदूर प्रेमचंद, पृष्ठ संख्या 15। निश्चय ही असहयोग आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव इस उपन्यास की रचना पर पड़ा है। औद्योगिकीकरण जैसे आर्थिक प्रश्न के बावजूद यह एक राजनीतिक उपन्यास है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास है। कुछ आलोचकों ने इस उपन्यास के नायक सूरदास को गांधी का प्रतिरूप सिद्ध करने का प्रयास भी किया है। इसका विश्लेषण हम आगे की इकाई में करेंगे। औद्योगिकीकरण तथा
भारत में उसका महत्व रंगभूमि में चित्रित औद्योगिकीकरण की स्थिति का विश्लेषण करने से पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि औद्योगिकीकरण मूलतः क्या है और भारत के संदर्भ में उसका क्या महत्व है। जाहिर है कि प्रेमचंद उपनिवेशिककालीन दौर के लेखक हैं, इसलिए उन्होंने साम्राज्यवादी नीतियों के भीतर चल रहे औद्योगिकीकरण को अपना विषय बनाया। मानव शास्त्री मानव शास्त्रियों और इतिहासकारों का मत है कि आरंभिक अवस्था में आदि मानव जंगलों में रहता था तथा जंगली जानवरों की तरह ही शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करता था। उसका जीवन भी अन्य हिंसक जानवरों का सा ही था। धीरे धीरे मनुष्य में यह भावना पनपी कि इस जानवरों को मार कर नहीं वरन इसको पाल कर सुगमता से जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने हिंसक और अहिंसक जानवरों में भेद किया तथा अहिंसक जानवरों के सहयोग से जीने की नई आदत डाली। पशुचारण का यह युग मानव इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से मनुष्य स्वयं अन्य जंगली जानवरों से गुणात्मक रूप से अलग हो गया। हमारे प्राचीन साहित्य में उनकी सामूहिक स्मृतियों का वर्णन बहुत बाद तक मिलता है। पशुचारण के काल में भी मनुष्य मूलतः घुमंतु प्राणी के रूप में विचरण करता था। पशुओं के लिए उपयुक्त चारे पानी की खोज में वह भी उनके साथ भटकता रहता था। इस अनुभव से परेशान होकर मनुष्य ने खेती करना और घर बनाकर अस्थायी रूप से एक जगह पर रहना प्रारंभ किया। इतिहासकारों और समाज वैज्ञानिकों का मत है कि इस अवस्था तक संसार के सभी भूभागों के मानव समुदायों के विकास में समानता मिलती है। इसके बाद एक नए युग का आरंभ हुआ जिसे विचारकों ने औद्योगिक समाज का नाम दिया। इस औद्योगिकीकरण के बाद मानव समुदाय में स्तर भेद बहुत प्रबल रूप में सामने आया। आप जानते हैं कि संसार में उद्योग धंधों का विकास सबसे पहले यूरोप में हुआ। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस कारण पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद के विकास के चरम अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। इसके माल को बेचने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों ने बड़े बड़े साम्राज्य विकसित किए। उन्होंने अपने अपने उपनिवेशों के परंपरागत शिल्प और बाजार को नष्ट किया। उपनिवेशों को कच्चा माल तैयार करने तथा साम्राज्यवादियों के तैयार माल को खरीदने का बाजार बना दिया गया। भारत अंग्रेजी उपनिवेश था, इसलिए यहाँ माल तैयार नहीं होता था। उद्योग धंधे भी विकसित नहीं होने दिए गए। अंग्रेजों ने अपने हित को सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए परंपरागत भारतीय समाज के ढांचे को तोड़ा। कोई जरूरी उद्योगों को विकसित होने दिया। कच्चा माल ढोने और तैयार माल पहुंचाने के लिए रेल मार्गों को विकसित किया, परंतु अधिकतर मामलों में इन उद्योगों को हतोत्साहित किया गया। इस प्रक्रिया में से समाज में होने वाले परिवर्तन की ओर बुद्धिजीवियों का ध्यान जाना स्वाभाविक था। प्रेमचंद ने इसी परिप्रेक्ष्य में उद्योगों की समस्या पर विस्तार से लिखा। इस संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रेमचंद ने रंगभूमि में उस युग के यथार्थ का यथातथ्य वर्णन ही नहीं किया है, वरन कुछ आशंकाओं और भावी घटनाओं की संभावनाओं का वर्णन भी किया है। इनमें से कुछ बातें आगे चलकर सत्य साबित हुई तथा कुछ आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई। मसलन एंग्लो इंडियन समाज आगे चलकर औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा यह प्रमाणित नहीं हो सका। साम्राज्यवाद के दौरान में किसी भी समाज का स्वाभाविक विकास नहीं होता, इसलिए उस युग के हमारे समाज में भी अस्वाभाविक परिवर्तन होने लगे। उद्योग धंधों का स्वाभाविक विकास नहीं होने से तत्कालीन बुद्धिजीवियों ने इसके प्रति संदेह के भावों को व्यक्त किया। उद्योगों के विकास से ही देश का विकास होता है, इस मान्यता का समर्थन करते हुए भी बुद्धिजीवियों, लेखकों और राजनेताओं ने इसका खुले दिल से समर्थन
नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे उन्हें साम्राज्यवादी साजिश दिखाई दे रही थी। उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु सभी दृष्टियों से विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस उपन्यास में औद्योगिकीकरण बनाम ग्राम समाज का मुद्दा सबसे अहम है। उपन्यास की आरंभिक पंक्तियां लेख की मंतव्य को प्रकट करने के लिए उपयोगी हैं। शहर अमीरों के रहने और क्रय विक्रय का स्थान है, उसके बाहर की भूमि उसके मनोरंजन और विनोद की जगह है। उसके मध्य भाग में उनके लड़कों की पाठशालाएं और उनके मुकदमेबाजी के अखाड़े होते हैं, जहां न्याय के बहाने गरीबों का गला घोंटा जाता है और शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती हैं। रंगभूमि की कथा भूमि पांडेपुर की ऐसी ही एक बस्ती है। शहर का यह नक्शा आज़ादी के पूर्व का नक्शा है, जब देश में उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ था। हम आज के शहरों का विशेषतः औद्योगिक शहरों का नक्शा याद करें तो हमें गरीबों की बस्तियां अर्थात पांडेपुर नहीं दिखाई देता। अब शहर के बाहर उद्योग स्थापित हो चुके हैं, गरीबों की बस्तियां औद्योगिक नगर में रूपांतरित हो चुकी है। प्रेमचंद की बारीक नज़र इस परिवर्तन पर उस दिन पड़ी जब शहर के नक्शे के लिए यथार्थ जीवन की भावी दिशाओं की ओर संकेत कर देना बड़ी बात होती है। इसलिए बड़ा लेखक बड़ा कहलाता है। रंगभूमि के पहले प्रकरण में सूरदास अंधा भिखारी और मिस्टर जॉन सेवक उद्योगपति का संवाद है। जब भी लेखक उपन्यास लिखता है तो सबसे पहले उपन्यास की भूमिका लिखता है। भूमिका में वो अपनी रचना के पात्रों से परिचय करवाता है, उपन्यास की मूल विषय वस्तु से परिचय कराता है और अपना पक्ष संकेतित कर देता है। इस संवाद पर चर्चा करने से पूर्व इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि प्रेमचंद ने उद्योगपति के रूप में मिस्टर जॉन सेवक को क्यों चुना। वह ईसाई क्यों है? मिस्टर जॉन सेवक का ईसाई होना मात्र संयोग नहीं है, प्रेमचंद ने जानबूझकर उसे ऐसा बनाया। प्रेमचंद की दृष्टि में यह जॉन सेवक अंग्रेजी राज्य के समर्थन के रूप में है। उसमें से अधिकतर लोगों का मत है कि उनका कल्याण अंग्रेजों के साथ मेलजोल करने में है। हालांकि यह समाज की अन्य जातियों से शिक्षा में कहीं आगे बढ़े हुए हैं, परंतु इनका राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं है। रंगभूमि हालांकि एंग्लो इंडियन लोग भारतीय ही है, उनका उद्धार देशवासियों से भ्रातृत्व भाव रखने में है, उन पर रौब जमाने में नहीं। परंतु यह विचार मुख्य नहीं है। प्रेमचंद अंग्रेजों का विरोध तो करते ही हैं, उनके सहायक वर्गों, समूहों और जातियों का भी विरोध करते हैं। इसी कारण उन्होंने रंगभूमि के प्रमुख उद्योगपतियों को एंग्लो इंडियन ईसाई के रूप में चित्रित किया। हालांकि भारतीय उद्योगों के विकास में इनका योगदान नगण्य है। प्रेमचंद इस पात्र को विरोधी की नज़र से देखते हैं। वे औद्योगिकीकरण का इस देशभक्ति के कारण भी विरोध करते हैं, क्योंकि उद्योग धंधों के मालिक सरकार समर्थक हैं। मिस्टर जॉन सेवक एक सिगरेट का कारखाना खोलना चाहते हैं। इस कारखाने के लिए उन्हें शहर के आसपास ज़मीन की ज़रूरत है। चारों ओर घूमने के बाद उन्हें पांडेपुर में सूरदास की ज़मीन पसंद आती है। वह पांडेपुर के आगे पक्की सड़क पर स्थित है, रेल का स्टेशन वहाँ से निकट है और आसपास बहुत से गांव हैं। रकबा 10 बीघा है, जमीन परती पड़ी हुई है। हाँ, बस्ती के जानवर उसमें चरने आया करते हैं। उसका मालिक एक अंधा भिखारी है। रंगभूमि पृष्ठ संख्या 51-52 पर। ठीक, यह एक तथ्यात्मक वाक्य है। प्रेमचंद ने जमीन के चयन में पूंजीपतियों की नज़र किन बिंदुओं पर जाती है, इसकी ओर संकेत किया है।
सूरदास इस जमीन को बेचना नहीं चाहता। यह उपन्यास का मुख्य संघर्ष है। संपूर्ण उपन्यास की कथा को नियंत्रित करने का काम पांडेपुर की यह जमीन करती है। इसी जमीन को लेने न लेने में सारे पात्रों का जीवन निकल जाता है। बड़ा भारी राजनीतिक संघर्ष होता है। अनेक व्यक्ति मारे जाते हैं। स्वयं सूरदास मारा जाता है। विनय अपने आप को गोली मार लेता है। सोफिया आत्महत्या कर लेती है। राजा महेंद्र प्रताप सूरदास की मूर्ति के नीचे दबकर मर जाता है। पांडेपुर की बस्ती उजड़ जाती है। मिश्र सेवक अर्धविक्षित हो जाते हैं। प्रभु सेवक अमेरिका चला जाता है। रहे मिस्टर जॉन सेवक, वह निराशामय धैर्य के साथ प्रातःकाल से संध्या तक अपने व्यवसायिक धंधों में रत रहते हैं। उन्हें अब संसार में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। धन से उन्हें निस्वार्थ प्रेम है, कुछ वही अनुराग जो भक्तों को अपने उपास्य से होता है। धन उनके लिए किसी लक्ष्य का साधन नहीं है, वह स्वयं लक्ष्य है। न दिन को दिन समझते हैं, न रात को रात। कारोबार दिन दिन बढ़ता जाता है, लाभ भी दिन दिन बढ़ता जाता है या नहीं, इसमें संदेह नहीं है। रंगभूमि पृष्ठ संख्या 486। इन पंक्तियों में लेखक ने पूंजीपति पात्र की हृदयहीनता का वर्णन किया है। आम लोगों के लिए धन साधन है, साध्य कुछ और होता है। हम धन सिर्फ धन के लिए नहीं चाहते, धन इसलिए चाहते हैं ताकि हम उससे सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। परंतु पूंजीपति के लिए धन ही साधन है, वह उससे तथाकथित सच्चा प्रेम करते हैं। अंतिम पंक्ति में प्रेमचंद यह भी संकेत करते जाते हैं कि कारोबार से लाभ बढ़ना संदेहास्पद है। समानता तो ऐसा होना चाहिए, परंतु अंग्रेजी राज्य के भीतर रहने के कारण संभव है कि ऐसा न हो। इन पंक्तियों से प्रेमचंद एक उद्योगपति के जीवन का वर्णन भी करते जाते हैं। प्रेमचंद जानते हैं कि जमीन यदि उद्योगपति को पसंद आ गई तो वह ले लेगा। सूरदास भी जानता है, मैं दूं तो भी जमीन निकल जाएगी, न दूं तो भी निकल जाएगी। रुपए वाले सब कुछ कर सकते हैं, परंतु सूरदास संघर्ष का निर्णय लेता है। मिस जॉन सेवक का नौकर ताहिर अली समझाता है, अभी साहब को जानते नहीं हो, तभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो। जिस वक्त साहब जमीन लेने पर आ जाएंगे, ले ही लेंगे, तुम्हारे रोके न रुकेंगे। सीधे रजामंदी के साथ दोगे तो अच्छे दाम पा जाओगे, शरारत करोगे तो जमीन भी निकल जाएगी, कौड़ी भी हाथ न लगेगी। रेलों के मालिक क्या जमीन अपने साथ लाए थे? हमारी ही जमीन तो ली है, क्या उसी कायदे से यह जमीन नहीं निकल सकती? यहाँ प्रेमचंद ने उद्योगपतियों की शक्ति, उनके प्रभाव और कार्य प्रणाली की ओर संकेत किया है। अंग्रेजी राज्य में कानून बनाकर आवश्यकता पड़ने पर मनमाना कानून बनाकर कुछ भी किया जा सकता है। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने रेलों के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की ओर संकेत किया है। सूरदास का विरोध। उपन्यास के आरंभ में मिस जॉन सेवक सूरदास के जमीन खरीदना चाहते हैं, जो सब लोग तय करें। वह कीमत देने के लिए तैयार हैं, परंतु सूरदास नहीं देना चाहता। इस हट से यह जमीन प्रतीकात्मक बन जाती है। सूरदास न बेचने के लिए जो तर्क देता है, वे तर्क बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह कि जमीन उसकी है, यह चाहे तो बेचे, चाहे तो न बेचे। दूसरा यह कि कोई ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़मीन बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, यह न्याय नहीं है। दूसरे, यह ज़मीन उसे विरासत में मिली है, बाप दादों की निशानी है, उसे बेचने का अधिकार भी नहीं है। कुछ ज़मीन कमाई हुई तो है नहीं, विरासत से मिली हुई संपत्ति उत्तराधिकारियों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा इस ज़मीन पर गाय चरती हैं, इससे पुण्य होता है। फिर सूरदास की आकांक्षा है कि वह इस पर कुआं और मंदिर बनवाना चाहता है ताकि पीढ़ियों तक उसका नाम अमर रहे। इन सब बातों का यदि उसे उत्तर मिल भी जाए, मिस जॉन सेवक ने उत्तर दिया भी है, तो भी वह कारखाने के लिए ज़मीन बेचना नहीं चाहता।
इससे किसान मजदूर बन जाएंगे, जिससे उनका नैतिक पतन होगा। इस कारखाने से मोहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी, रोजगारी लोगों को फायदा भी खूब होगा। लेकिन जहाँ यह रौनक बढ़ेगी, वहाँ ताड़ी शराब का भी तो प्रचार बढ़ जाएगा। कस्बियाँ भी तो आकर बस जाएंगे। परदेसी आदमी हमारी बहू बेटियों को घूरेंगे, कितना अधर्म होगा। यहाँ सूरदास का विरोध सिगरेट के कारखाने से नहीं, उद्योग धंधे मात्र से है। यदि यह जमीन इस कारखाने के लिए बिकी तो उसके पाप का कुछ भागीदारी सूरदास भी होगा। सूरदास के अलावा अन्य शिक्षित समुदाय, देश प्रेमी लोग भी इस कारखाने के प्रति आशंकाएं रखते हैं। पहली बात तो यह कि तंबाकू तो मादक पदार्थ है, उसके उत्पादन से देश को क्या फायदा होगा, उल्टे स्वास्थ्य की हानि होगी। दूसरे, इससे अनाज महंगा हो जाएगा, क्योंकि किसान गेहूं के बदले तंबाकू का उत्पादन करने लगेंगे। सभी बातों का यदि संतोषजनक उत्तर भी दिया जाए तो फिर यह बात जानना चाहिए कि ऐसी कंपनी अब तक क्यों नहीं खुली। रंगभूमि के इस विवाद का यदि बारीक विश्लेषण किया जाए तो हमें यह समझते देर नहीं लगेगी कि प्रेमचंद उद्योग धंधों के विकास के इतने पक्के विरोधी नहीं लगते जितना सूरदास है। यहाँ लेखक और पात्र के विचारों में मतभेद है। प्रेमचंद उद्योगपतियों की स्वार्थपरता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें विलास सामग्री के उत्पादन में भी देश का फायदा नहीं दिखता। यदि सिगरेट के कारखाने की जगह आधारभूत उद्योगों का विकास किया गया होता तो प्रेमचंद विरोध नहीं कर पाते। सूरदास का विरोध कारखाने मात्र से है, प्रेमचंद का विरोध सिगरेट के कारखाने से है। इसके अलावा प्रेमचंद यह भी जानते हैं कि सही हो या गलत भविष्य उद्योगों का है। उद्योग धंधों के विकास को रोका नहीं जा सकता और उपन्यास में वे बार बार इस यथार्थ की ओर संकेत करते जाते हैं। संपूर्ण मानवीय सहानुभूति, नैतिक श्रेष्ठता एवं व्यापक जन समर्थन के बावजूद मिस जान सेवक की विजय नहीं होती है। इस यथार्थ का भी प्रेमचंद ने वर्णन किया है। इसलिए प्रेमचंद जब भी मिस जान सेवक का वर्णन करते हैं बहुत सावधानी से करते हैं। वे कभी भी किसी अवसर पर उसका अनादर नहीं करते। प्रेमचंद की मिस जान सेवक के बारे में टिप्पणी देखिए। जान सेवक उन मनुष्यों में थे जिनका व्यक्तित्व शीघ्र ही दूसरों को आकर्षित कर लेता है। उनकी बातें इतनी विचारपूर्ण होती थीं कि दूसरे अपनी बातें भूलकर उन्हीं की सुनने लगते थे। और यह बात न थी कि उनका भाषण शब्दाडंबर मात्र होता हो, अनुभवशील और मानव चरित्र के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। ईश्वर दत्त प्रतिभा थी जिसके बिना किसी सभा में सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। मिस्टर जान सेवक के तर्क। सूरदास के सारे तर्क मिस्टर जान सेवक के सामने हुए थे। उन्होंने सभी तर्क का युक्त उत्तर दिया था। इसके बाद वे कारखाने के समर्थन में अपना पक्ष रखते थे। वे हमेशा ऐसा उत्तर देते थे जो स्वार्थ और आत्मा दोनों ही को स्वीकार हो। भारत में अंग्रेजी राज्य के समर्थन लोग हमेशा यह तर्क दिया करते थे कि अंग्रेज हमारे देश के हित में अमन चैन कायम करने के लिए शासन करते हैं। मिस्टर जान सेवक कभी नहीं कहते थे कि कारखाने से उनका फायदा होगा। वे हमेशा यही तर्क रखते थे कि कारखाने से देश और जाति की उन्नति होगी, गरीबों का उपकार होगा, हजारों आदमियों की रोटियां चलेंगी। कुंवर भरत सिंह जैसे उद्देश्य प्रेमी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा,
हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट के कारखाने से कम 1,000 आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर से उनका बोझ टल जाएगा। जितनी ज़मीन को एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। देश प्रेम की भावना से इसका समर्थन करते हुए जान सेवक कहते हैं, हम देखते हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रुपए के सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोकें। जान सेवक एक बार पांडेपुर पहुंचे और वहां के सभी निवासियों की शंकाओं का समाधान कर दिया। नायक राम सूरदास का पक्का समर्थक है। उसके हजारों यात्री आते हैं, वे सब इसी ज़मीन पर पड़े रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं और सोते हैं। जान सेवक ने आश्वासन दिया, यात्रियों के लिए सड़कों के किनारे खपरैल के मकान बना दिए जाएंगे। कारखाने के अहाते में बजरंगी की गाय चर सकती हैं। फिर अभी तुम्हें अपना सारा दूध लेकर शहर जाना पड़ता है। हलवाई तुमसे दूध लेकर मलाई, मक्खन, दही बनाता है और तुमसे कहीं ज़्यादा सुखी है। जब यहाँ कारखाना खुल जाएगा तो हजारों आदमियों की बस्ती हो जाएगी। तुम दूध की मलाई बेचोगे, दूध अलग बिकेगा। इस तरह तुम्हें दोहरा नफा होगा। तुम्हारे उपले घर बैठे बिक जाएंगे। ठाकुर दिन की पान की दुकान है, उसकी बिक्री चौगुनी हो जाएगी। जगधर के खोंचा है, खोंचे वाले की खासी बिक्री होगी। भैरव की ताड़ी की दुकान है, चाहे तो पानी को शराब बनाकर बेचो। इन सब के व्यक्तिगत स्वार्थों के साथ साहब ने मदरसा खोलने का आश्वासन भी दे डाला और इस तरह सारा माहौल जो अब तक सूरदास के समर्थक था, वह कारखाने का समर्थक हो गया। जान सेवक ने अपने बुद्धि चातुर्य से सूरदास को अकेला कर दिया। इसी तर्क पद्धति से जान सेवक आगे चले। उन्होंने कहा कि कारखाने से म्युनिसिपैलिटी और सरकार दोनों को हजारों रुपए साल की आमदनी होगी। और इसी क्रम में उन्होंने राजा महेंद्र कुमार और अंग्रेज जिला अधिकारी मिस क्लार्क को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रेमचंद ने धीरे धीरे स्पष्ट किया कि पूंजीवाद जब भी आया है, हमेशा मानवीय तर्क लेकर ही आया है। तो अब तक इतनी फायदामंद कंपनी क्यों नहीं खुली? लोगों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? जान सेवक तर्क को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए कि अभी तक शिक्षित समाज में व्यवसाय बुद्धि पैदा नहीं हुई। लोगों की नस नस में गुलामी समाई हुई है। कानून और सरकारी नौकरी के सिवाय और किसी और निगाह जाती ही नहीं। 2-4 कंपनियां खुली भी, किंतु उन्हें विशेषज्ञों के परामर्श और अनुभव से लाभ उठाने का अवसर न मिला। अगर मिला भी तो महंगा पड़ा। मशीनरी मंगाने में 1 के 2 देने पड़े। प्रबंध अच्छा न हो सका। विवश होकर कंपनियों को कारोबार बंद करना पड़ा। यहाँ प्रायः सभी कंपनियों का यही हाल है। डॉक्टरों की थैली भरी जाती है, इससे बेचने और विज्ञापन देने में लाखों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। बड़ी उदारता से दलालों का आदर सत्कार किया जाता है। इमारतों में पूंजी का बड़ा भाग खर्च कर दिया जाता है। मैनेजर भी बहुत वेतन भोगी रखा जाता है। मैनेजर अपना पुरस्कार भोगता है, दलाल अपनी दलाली लेता है। मतलब यह कि सारी पूंजी ऊपर उड़ जाती है। उपन्यास के घटनाक्रम के विभिन्न मोड़ों में जान सेवक और सूरदास का यह विवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चिंतन उपन्यास की पृष्ठभूमि है, उसका आधार। इसी आधार से हम उपन्यास की सारी कथा रचना और पात्रों की मनोरचना को समझ सकते हैं। अब प्रेमचंद का दृष्टिकोण। इस विवाद से संपूर्ण लेख की सहानुभूति सूरदास के साथ है। तब भी प्रेमचंद मिस्टर जान सेवक को खलनायक नहीं मानते।
ईश्वर सेवक और मिसेज सेवक के बारे में उनकी राय स्पष्ट है। उनकी धार्मिकता और घोर स्वार्थपरता में कोई विरोधी नहीं है। मिसेज सेवक शुद्र महिला हैं, कट्टर हीन भाव से ग्रसित। ईश्वर सेवक प्रभु मसीह के भक्त अत्यंत कंजूस और स्वार्थी हैं। लेखक को इन पात्रों के वर्णन में कोई दुविधा नहीं है, परंतु मिस्टर जॉन सेवक इनसे अलग है। प्रेमचंद जानते हैं कि यह नया चरित्र है। इस चरित्र से उनके पाठक परिचित नहीं होंगे, इसलिए उनका चरित्र फुर्सत से गढ़ना चाहिए। भरत सिंह और राजा महेंद्र कुमार से हम परिचित हैं, परंतु यह पात्र जॉन सेवक तो समाज में भी नया है और साहित्य में तो इससे पहली बार ही चित्रित करना है। प्रेमचंद ने मिस्टर जॉन सेवक के चरित्र को उद्घाटित करते हुए स्पष्ट किया कि उद्योगपतियों के पास धन की शक्ति तो है, साथ ही उनका जीवट और बुद्धि चातुर्य भी अन्य वर्गों से अधिक है। प्रेमचंद को जब भी मौका मिलता है और वे मौका निकालते हैं, तब वे मिस्टर जॉन सेवक का व्यक्तित्व, उसके क्रियाकलाप, उसके काम करने का तरीका, उसके आगे बढ़ने की नीति, उसके सोचने का ढंग, सब का वर्णन करते हैं। एक बार अपने पुत्र को समझाते हुए वे कहते हैं, याद रखो, ऐसे विषयों में सदैव मार्मिक अवसर पर निगाह रखनी चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। शिकारी जानता है कि किस वक्त हिरण पर निशाना मारना चाहिए। वकील जानता है कि अदालत पर कब उसकी युक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, प्रभु सेवक की उदंडता के इस मार्मिक अवसर का मिस्टर जॉन सेवक ने उपयोग किया और मोहल्ले वालों के सामने क्षमा प्रार्थी के रूप में पहुंच गए। उन्होंने बातों ही बातों में सारे लोगों को सूरदास से अलग कर दिया। मिस्टर जॉन सेवक ने जब सरकारी कानून से सूरदास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया तो किसी व्यक्ति ने सूरदास का साथ नहीं दिया। वह अकेला संघर्ष करता रहा और पराजित हुआ। उद्योग धंधों के विकास के कारण धार्मिक नैतिकता के सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रेमचंद ने रंगभूमि में विस्तार से धर्म के सवाल पर चर्चा की है। इस चर्चा का एक पक्ष राजनीति से संबंध रखना है, जिसका विश्लेषण हम आगे की इकाई में करेंगे। यहाँ उद्योगों के मालिकों की अमानवीयता और धर्म के मानव प्रेम के बीच उत्पन्न विवाद के बारे में मिस्टर जॉन सेवक के विचारों को जान लेना उपयोगी होगा। हम देखते हैं कि सूरदास को अपनी धार्मिक नैतिकता से कोई समस्या नहीं होगी, उल्टे वह उसकी शक्ति का स्रोत है। परंतु मिस्टर जॉन सेवक और राजा महेंद्र कुमार के परिवार में यह समस्या है। जॉन सेवक जानते हैं कि धर्म केवल स्वार्थ संगठन है। संभव है तुम्हें ईसा पर विश्वास हो, शायद तुम उन्हें खुदा का बेटा या कम से कम महात्मा समझते हो, पर मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है। मेरे हृदय में उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है जितनी किसी मामूली फ़कीर के प्रति, लेकिन इतना अविश्वास होने पर भी मैं रविवार को 100 काम छोड़कर गिरजे अवश्य जाता हूँ। न जाने से अपने समाज में अपमान होगा, उसका मेरे व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा। धर्म और व्यापार को एक तराजू पर तौलना मूर्खता है। धर्म धर्म है, व्यापार व्यापार, परस्पर कोई संबंध नहीं। धर्म तो व्यापार का श्रृंगार है। वह धनाधीशों ही को शोभा देता है। खुदा आपको कमाई दे, अवकाश मिले, घर में फालतू रुपए हों तो नमाज पढ़िए, हज कीजिए, मस्जिद बनवाइए, कुएं खुदवाइए, तब मजहब है। खाली पेट खुदा का नाम लेना पाप है। इन पंक्तियों में प्रेमचंद ने धर्म के प्रति पूंजीवादी दृष्टि का खुलासा किया है। धर्म के प्रति यह परंपरागत भारतीय दृष्टि नहीं है। धर्म का वैयक्तिक आस्था की वस्तु है, परंतु पूंजीपति वर्ग के लिए वह भी स्वार्थ का संगठन है। इसलिए सूफिया और प्रभु सेवक जहाँ धर्म की दार्शनिक तार्किक व्याख्या करते रहते हैं, मिस्टर जॉन सेवक मिसेज सेवक और ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं, वहाँ मिस्टर जॉन सेवक इसका व्यापारिक उपयोग करते हैं। ताहिर अली की धार्मिक भीरुता का
प्रेमचंद ने कभी समर्थन नहीं किया। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रेमचंद ने अपने धर्म संबंधित चिंतन के अधिकांश हिस्से को मिस्टर जान सेवक के माध्यम से व्यक्त किया है। सूरदास के माध्यम से उन्होंने धर्म के मानवीय एवं आदर्शवादी पक्ष को प्रस्तुत किया। व्यवहार जगत में धर्म की स्थिति क्या है? सूरदास सोचता है बड़े आदमी सब एक होते हैं, चाहे हिंदू हों या तुर्क। इस पृष्ठभूमि में मिस्टर जान सेवक को कारखाना खोलना है, उससे पहले पांडेपुर की ज़मीन लेनी है। सूरदास ने पहले ज़मीन देने से साफ मना कर दिया तो जान सेवक चतारी के राजा महेंद्र कुमार के पास पहुँचे हैं, जो म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन हैं। कुंवर भरत सिंह से अपने संबंधों की सीढ़ी बनाकर वहां जाते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जिलाधीश मिस्टर क्लार्क से अपने संबंधों का संकेत देते हैं। पांडेपुर में ताहिर अली के साथ हुई मारपीट की घटना को मनमाना रूप देकर उन्हें अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं और इस तरह मुआवजा देकर बोर्ड में प्रस्ताव पास करके सूरदास की ज़मीन मिस्टर जान सेवक को दे दी जाती है। सूरदास अकेला रह जाता है, वह अकेला विरोध करता है। नगर में घूम घूम कर मिस्टर जान सेवक और राजा महेंद्र कुमार के विरोध का आवाज़ उठाता है। इस कारण दोनों की खूब बदनामी होती है। इस बीच सोफिया की प्रेरणा से मिस्टर क्लार्क एक आदेश जारी करके बोर्ड से प्रस्ताव को निरस्त कर देते हैं। यह सूरदास की पहली नैतिक विजय है। यह नैतिक विजय तो है परंतु वास्तविक विजय नहीं। मिस्टर जान सेवक एवं सूरदास का संघर्ष। मिस्टर जान सेवक इन परिस्थितियों का आकलन करते हैं, नई व्यू रचना करते हैं। उनके घर में चर्चा हो रही है, लोग निराश हैं। इस अवसर पर जान सेवक एक लंबा वक्तव्य देते हैं जिससे उसकी कर्मठता एवं संघर्षशीलता का पता चलता है। प्रेमचंद ने लिखा है, जान सेवक ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छी बात है, हम सब मिलकर उस अंधे के पास चले और उसके पैरों पर सिर झुकाए। आज उसके डर से जमीन छोड़ दूं, परसों यह बंगला छोड़ दूं और उसके बाद मुंह छिपाकर यहाँ से कहीं चला जाऊं। क्यों? यही सलाह है ना? फिर शांति ही शांति है, न किसी से लड़ाई न झगड़ा। यह सलाह तुम्हें मुबारक रहे। संसार शांति भूमि नहीं है, समर भूमि है। यहाँ वीरों और पुरुषार्थियों की विजय होती है, निर्बल और कायर मारे जाते हैं। मिस्टर क्लार्क और राजा महेंद्र कुमार की हस्ती ही क्या है। सारी दुनिया भी अब जमीन को मेरे हाथों से नहीं छीन सकती। मैं सारे शहर में हलचल मचा दूं, सारे हिंदुस्तान को हिला डालूंगा। अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता की यह मिसाल देश के सभी पात्रों में उद्धृत की जाएगी। काउंसिलों और सभाओं में एक नहीं सहस्त्र कंठों से घोषित की जाएगी और उसकी प्रतिध्वनि अंग्रेजी पार्लियामेंट तक में पहुंचेगी। यह स्वजातीय उद्योग और व्यवसाय का प्रश्न है। इस विषय में समस्त भारत के रोजगारी क्या हिंदुस्तानी क्या अंग्रेज मेरे सहायक होंगे और गवर्नमेंट कोई इतनी निर्बुद्धि नहीं है कि वह व्यवसायियों की सम्मिलित होने पर कान बंद कर ले। यह व्यापार राज्य का युग है। यूरोप में बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य पूंजीपतियों के इशारे पर बनते बिगड़ते रहते हैं। किसी गवर्नमेंट का साहस नहीं है कि उनकी इच्छा का विरोध करे। तुमने मुझसे समझा क्या है? मैं वह नरम चारा नहीं हूँ जिसे क्लार्क और महेंद्र खा जाएंगे। ठीक। इन पंक्तियों में प्रेमचंद उद्योगपतियों की जीवंतता का वर्णन करते हुए बताना चाहते हैं कि उद्योगपति सबका सहयोग लेते हैं परंतु किसी पर निर्भर नहीं है। उनका दुनिया में रहने और जीने का दृष्टिकोण सूरदास से अलग है। वह जीवन को समरभूमि मानते हैं। युद्ध में पक्ष और विपक्ष दो ही पक्ष होते हैं। जब तक आप पक्ष में हैं तभी तक
आप अपने हैं। जब आपने पक्ष बदल दिया, विपक्ष में हो गए, तब आप भी हमारे वैसे ही शत्रु हैं जैसे दूसरे हैं। यहाँ किसी दया माया और पुराने संबंधों की दुहाई नहीं दी जा सकती। डर कर, जी हुजूरी करके, खुशामद करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। समर्थ बनकर ही विकास होता है। यह पूंजीपति की भीतरी आवाज़ है। यह लंबा उद्धरण मिस्टर जॉन सेवक के जीवन और उसकी कार्य प्रणाली को भी प्रकट करता है। मिस्टर जॉन सेवक ने सबसे पहले राजा महेंद्र कुमार को मिस्टर क्लार्क के निर्णय के विरुद्ध गवर्नर के पास अपील भिजवाने के लिए तैयार किया। अपील भिजवा दी गई। साल भर तक अखबारों में युद्ध होता रहा। दलीलें कट कट कर रावण की सेना की भांति फिर जीवित होती थीं। डॉक्टर गांगुली और कुंवर भरत सिंह ने मिस्टर जॉन सेवक का समर्थन किया और अंततः जमीन मिस्टर जॉन सेवक को मिल गई और मिस्टर क्लार्क का तबादला कर दिया गया। यह उनकी कार्यशैली की विजय थी और इस तरह कारखाना बनने लगा। सूरदास की एक न चली। अब की बार वह कोई विरोध नहीं कर सका। जमीन को बचाने के लिए इस संघर्ष में किसी ने सूरदास का साथ नहीं दिया। अलबत्ता मिस्टर जॉन सेवक के समर्थन में राजा महेंद्र कुमार, कुंवर भरत सिंह, मिस्टर गांगुली, अंततः अंग्रेज सरकार सभी आ गए। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर कोई आंदोलन भी नहीं हुआ। स्वयं प्रेमचंद ने भी बहुत आए गए ढंग से इस तथ्य का उल्लेख किया। रंगभूमि का आधा भाग सूरदास बनाम जॉन सेवक का है। यहाँ देश की गरीबी जनता बनाम पूंजीपति वर्ग का द्वंद्व है। इस क्रम में लेखक ने पांडेपुर की बस्ती में जनता के जीवन का यथार्थवादी वर्णन किया है। इस द्वंद्व में सरकार तटस्थ दिखाई देती है। वह शक्ति संतुलन में समर्थ है। वह किसी भी पक्ष की तरफ झुक सकती है। वह सूरदास का भी समर्थन कर सकती है और जॉन सेवक का भी पक्ष ले सकती है। वह जिसका पक्ष लेगी वही जीतेगा। इसका एहसास भी होता है। आपने देखा ही है कि क्लार्क ने एक निर्णय देकर सूरदास को विजयी बना दिया है। अंग्रेजी राज्य की भूमिका। प्रेमचंद ने अद्भुत कलात्मक मोड़ में सरकार को अंततः पूंजीपति वर्ग के पक्ष में खड़ा दिखाया है। और अब यह संघर्ष सूरदास बनाम जॉन सेवक का नहीं, न गरीब जनता बनाम पूंजीपति वर्ग का संघर्ष है। हालांकि इसका आरंभ व्यक्तिगत कारण से हुआ। जमीन सूरदास की है जिसे जॉन सेवक कारखाना बनाने के लिए खरीदना चाहता है। विवाद इन दोनों के बीच है। जॉन सेवक जब इसे वर्गीय प्रश्न बना देता है तब सरकार तटस्थ नहीं रह पाती और तब सरकार दखल देती है। जब सरकार दखल देने लगती है तो जॉन सेवक पीछे हट जाता है। सूरदास को जब अब राजा महेंद्र कुमार और अंग्रेजी राज से, अंग्रेजी पुलिस और फौज से लड़ना है। इस आड़ में जॉन सेवक सुरक्षित हैं। इस तरह पांडेपुर की लड़ाई अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन का अंग बन जाती है। विनय की सेवा समिति और अन्य लोग सूरदास के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और तब से यह उपन्यास आर्थिक क्षेत्र से निकलकर राजनीतिक अर्थ ग्रहण करने लगता है। उपन्यास में कथा का यह विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व कथा में कई रोचक मोड़ आते हैं। शेष प्रकरणों से तो हमारा कोई मतलब नहीं, परंतु मिस्टर जॉन सेवक के कारखाने की घटनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद उन आशंकाओं को फलित होते हुए दिखाया है जो सूरदास ने जमीन नहीं देने के विवाद के बीच हुई चर्चाओं में व्यक्त की गई। मिल बनकर तैयार हो रही है। अनेक मजदूर आकर बस्ती में किराएदार के रूप में रहने लगे। लेखक ने वर्णन किया मील के परदेसी मजदूर जिन्हें न किराएदारी का भय था न संबंधियों का लिहाज। दिन भर तो मील का काम करते, रात को ताड़ी शराब पीते, जुआ नित्य होता था। ऐसे स्थानों पर उल्टाएँ भी आ पहुँची हैं। यहाँ भी एक छोटा सा चकला आबाद हो गया था। ऐसे में यहाँ के किशोरों का बिगड़ना स्वाभाविक है। एक दिन रात को बजरंगी का बेटा घीशू और जगधर का बेटा विद्याधर सूरदास की झोपड़ी में घुस गए। एक लड़के को सुभागी ने
पकड़ा और दूसरे को सूरदास ने। इस चारित्रिक पतन का कारण यह मिल है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरह एक दिन एक घसियारिन घर जा रही थी। मिल के मजदूर उस पर अश्लील गाने गाकर सब्जी फत्तियाँ कसने लगे। सूरदास ने मना किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। इस तरह की घटनाएं और समस्याएं जब मिस्टर जान सेवक के पास पहुंची तो मिस्टर जान सेवक ने निश्चय किया कि पांडेपुर की बस्ती खाली करा ली जाए। अंततः जिस कानून से सूरदास की जमीन ली गई उसी कानून से पांडेपुर की बस्ती खाली करने का आदेश भी ले लिया गया और अब यह सरकार का काम है कि बस्ती को खाली करवाया जाए। मिस्टर जान सेवक इसमें क्या कर सकते हैं? राजा महेंद्र कुमार ने बस्ती के निवासियों को समझाया। सरकार को एक खास सरकारी काम के लिए इस मोहल्ले की ज़रूरत है। उसने फैसला किया कि तुम लोगों को उचित दाम देकर यह ज़मीन ले ली जाए। लाट साहब का हुक्म आ गया है। तखमीने के अफसर साहब इसी काम के लिए तैनात किए गए हैं। कल से उनका इजलास यहीं हुआ करेगा। आज से 3 महीने के अंदर तुम्हें अपने अपने मकान खाली कर देने पड़ेंगे। मुआवजा पीछे मिलता रहेगा। जो आदमी इतने दिनों के अंदर मकान न खाली करेगा उसके मुआवजे के रुपए जब्त कर लिए जाएंगे और वह ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया जाएगा। अगर कोई रोक टोक करेगा तो पुलिस उसका चालान करेगी, उसको सज़ा हो जाएगी। मैं सिर्फ सरकारी हुक्म की तालीम कर रहा हूँ। ठीक। उसके बाद प्रेमचंद ने सरकारी आतंक और अत्याचार का खुलकर वर्णन किया है, जिसका विश्लेषण हम अगली इकाई में करेंगे। देखते देखते यह आदर्श कार्य रूप में परिणित हो गया। जबरदस्ती पांडेपुर की बस्ती खाली करा ली गई। यहाँ फिर सूरदास की झोपड़ी एक समस्या बनकर सामने आई। उसकी झोपड़ी का मुआवजा 1 रुपया तय हुआ। सूरदास ने झोपड़ी खाली करने और मुआवजे की रकम लेने से इनकार कर दिया। शहर के लोगों ने सूरदास का समर्थन किया। पुलिस आई, गोलीबारी हुई, जिलाधीश का तबादला हुआ और मिस्टर क्लार्क पुनः यहाँ आ गए। उन्होंने सूरदास को गोली मार दी। इस विरोध और संघर्ष के बीच सूरदास की प्रतिमा के लिए चंदा इकट्ठा किया जाने लगा। मिस्टर जान सेवक ने स्वेच्छा से 1000 रुपये दिए। सूरदास की मूर्ति स्थापित कर दी गई, जिसके नीचे दबकर राजा महेंद्र मारे गए। अब मिस्टर जान सेवक का कारोबार दिन दिन बढ़ता जाता है, लाभ भी दिन दिन बढ़ता जाता है, इसमें संदेह है। और यह संदेह बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि वह अपने पटने में एक तंबाकू की मिल खोलने का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार प्रांत में तंबाकू कसरत से पैदा होता है। प्रेमचंद इस उपन्यास में यह नहीं मानते कि अंग्रेजी राज्य के समाप्त होते ही औद्योगिकीकरण की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रेमचंद इस उपन्यास में यह नहीं मानते कि अंग्रेजी राज्य के समाप्त होते ही औद्योगिकीकरण की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। वे मानते हैं कि अंग्रेज़ों को तो यहाँ से जाना ही है, राजा महाराजाओं की हस्ती भी मिट जाने वाली है, परंतु औद्योगिकीकरण की समस्या, शहरीकरण और कच्ची बस्तियों के सवाल आगे भी बने रहेंगे। इनको अलग से निपटाना होगा। मिस्टर जान सेवक अंग्रेज़ों की कठपुतली नहीं है। वह उनका सहयोग लेता है, अपने हित में उनका उपयोग करता है, तब भी उनको ठेंगे पर रखता है। वह चतारी का राजा नहीं है, वह स्वतंत्र पात्र है जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी बचा रहेगा। इस उपन्यास में हमें स्थान स्थान पर यह संकेत मिलते हैं। इस सारांश इस इकाई में किए गए विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित बिंदु हमारे समक्ष स्पष्ट हुए हैं। पहला, रंगभूमि एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें औद्योगिकीकरण बनाम ग्राम समाज का मुद्दा मुख्य है। दूसरा, बनारस के पास पांडेपुर में अंधे भिखारी सूरदास की ज़मीन, उद्योगपति मिस्टर जान सेवक इस ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। सूरदास इसे बेचना नहीं चाहता। विवाद का मुख्य मुद्दा यही है। तीसरा, सूरदास अपनी ज़मीन इसलिए नहीं बेचना चाहता क्योंकि वह बाप दादों की निशानी है, स्वयं की कमाई हुई नहीं है, अतः बेचने का उसे अधिकार नहीं है। चौथा, उस ज़मीन पर मोहल्ले की गायें चरती हैं, जिससे पुण्य प्राप्त होता है या पुण्य होता है। पाँचवां,
कारखाना खुलने से किसान मजदूर बन जाएंगे तथा शहर की बुराइयां, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, गुंडागर्दी आदि हमारे मोहल्ले में आ जाएगी। छठा, जहां सेवक कारखाने के पक्ष में तर्क देते हैं। इससे देश और समाज की उन्नति होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सिगरेट के आयात पर खर्च होने वाली राशि अपने देश में रहेगी, सरकार और म्युनिसिपैलिटी की आय में वृद्धि होगी। इस तरह कारखाना सभी वर्गों और लोगों के लिए फायदेमंद है। अनेक तर्क देकर जन सेवक सभी को अपने पक्ष में कर लेते हैं। सातवां, प्रेमचंद मानते हैं कि विरोध समर्थन के बावजूद देश में औद्योगिकरण को रोका नहीं जा सकता। आठवां, सूरदास और जान सेवक के संघर्ष में कुछ देर तटस्थ रहते हुए अंततः अंग्रेज सरकार उद्योगपति मिस्टर जान सेवक के पक्ष में खड़ी हो जाती है। नवां, यह संघर्ष सरकार बनाम आम जनता का रूप धारण करके स्वाधीनता आंदोलन में घुल मिल जाती है और सूरदास जो है गांधी की भूमिका में नजर आते हैं। ठीक, अभ्यास प्रश्न देखिए। उपन्यास के मुख्य विषय वस्तु से संबंधित घटनाओं को संक्षेप में लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, मिस्टर जान सेवक के व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही 2-4-5 पंक्ति में अगर आप दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रेमचंद औद्योगिकीकरण का क्यों विरोध करते हुए दिखाई देते हैं? आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं? ठीक, चौथा प्रश्न है, अंग्रेज की औद्योगिक नीति इस उपन्यास में कहाँ तक अभिव्यक्त हुई है? पांचवा प्रश्न है, व्यापार और धर्म के संबंधों के बारे में अलग अलग पात्रों के विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक, इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने आज का यह रिकॉर्डिंग संपन्न यहीं पर करते हैं। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन है कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार।